घर आते ही ईशा ने वीर को अपना फैसला सुना दिया। अगर तुम चाहते हो कि मैं अपने बच्चे को लेकर तुम्हारे साथ रहूं, तो मेरी कुछ शर्तें हैं। और वीर सिंह तो उसकी सारी शर्तें मानने को तैयार था, सिवाय एक शर्त के कि बस ईशा खुद को उससे अलग ना करे। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है ईशा। वो इतनी नरमी और इतने प्यार से बोला कि ईशा कुछ पल के लिए खामोश हो गई। कभी भी मेरे करीब आने की कोशिश नहीं करोगे, मेरे साथ पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं बनाओगे। ईशा ने खुद को संभालते हुए अपनी पहली शर्त वीर सिंह के सामने रखी। मुझे मंजूर है ईशा, लेकिन मैं इंतजार करूंगा उस पल का जब तुम खुद मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोकोगी। तुम्हारी आंखों में मेरी मोहब्बत के दीप जलेंगे और मैं उस वक्त तो तुम्हें अपनी बाहों में खुद ब खुद समेट लूंगा। और ऐसा कभी नहीं होगा वीर सिंह, कभी भी नहीं। उसने जैसे उसे चुनौती दी थी और वीर सिंह हंस पड़ा था। अपनी अगली शर्त भी बता दो। मेरी अगली शर्त यह है कि मैं अलग कमरे में रहूंगी और तुम अलग कमरे में। मेरे कमरे में बिना इजाजत के कभी भी दाखिल मत होना। इस शर्त पर वीर सिंह का दिल टूटा। उसे लगता था एक ही कमरे में रहेंगे तो शायद वो उसके दिल में जल्दी जगह बना लेगा, लेकिन वो मजबूर था। उसकी ये शर्त भी मान गया। मुझे मंजूर है ईशा, कोई और शर्त हो तो वो भी बता दो। फिलहाल मेरी यही दो शर्तें जरूरी हैं जो तुम्हें मानना होंगी। अगर तुमने इन शर्तों को नहीं माना तो मैं चुपचाप दोबारा तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी, अपने बच्चे को लेकर। और इस बार तुम्हें किस्मत से मैं मिल गई थी, लेकिन अगली बार तुम हम दोनों की परछाई भी नहीं पा सकोगे। और इस धमकी पर वीर सिंह का दिल सिकुड़ गया था। होंठ काटते हुए वो उस बेदर्द ईशा को देखने लगा जो इन 4 सालों में बहुत बदल गई थी। बेफिक्र रहो ईशा, मैं इन शर्तों की लक्ष्मण रेखा कभी नहीं लागूंगा, लेकिन मेरा तुमसे वादा है कि बहुत जल्द तुम्हें मेरी मोहब्बत और वफा पर यकीन हो जाएगा, और उस वक्त इन दोनों शर्तों का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। उसने ईशा को उसका कमरा दिखा दिया था और रोहन भी ईशा के साथ ही रहता था। लेकिन अब वो वीर सिंह का दिल थोड़ा सा सुकून पा गया था, क्योंकि उसकी ईशा, उसका बच्चा अब उसकी नज़रों के सामने रहता था। ईशा सुबह सवेरे उठ जाती, वो बिल्कुल नॉर्मल थी। ऐसा लगता ही नहीं था कि वो इस घर से 4 साल तक गायब रही थी। सुबह सवेरे उठती, पूजा पाठ करती और फिर नाश्ता तैयार करती और नाश्ते की टेबल पर वीर सिंह का इंतजार करती। वो आकर बैठता तो वो खुद नाश्ता करती और रोहन को भी नाश्ता करवाती। और ये पल वीर सिंह के लिए जिंदगी का कोई कीमती खजाना हुआ करते थे जब वो अपने परिवार को अपने सामने देखता था। दिन यूं ही गुजर रहे थे। सिंह बिला के बंद दरवाजे तो खुल गए थे, मगर दिलों के दरवाजे अब भी जंग लगे तालों में कैद थे। ईशा लौट आई थी उसी छत के नीचे, उसी घर में जहां कभी उसके वजूद को, उसकी आत्मा को रौंदा गया था। मगर आज वो वहां किसी कैदी की तरह नहीं, बल्कि उस जज की तरह बैठी थी जो अपना फैसला सुना चुकी थी और अब बस मुजरिम को सजा भुगतते देखने आई थी। कमरे में घुटन भरी खामोशी थी। वीर सिंह सोफे पर बैठा फाइल देख रहा था, मगर उसका पूरा ध्यान बेड के किनारे पर बैठी ईशा पर जमा था, जो रोहन को सुलाने की कोशिश कर रही थी। वो ईशा के कमरे में ईशा से कुछ जरूरी बात करने आया था। वीर सिंह की शख्सियत में अजीब सा ठहराव उतर आया था। वो अब घर का हाकिम नहीं लगता था, मगर उसने खुद को किसी मुजरिम की तरह भी पेश नहीं किया था। उसके बैठने के ढंग में, उसकी चुप्पी में ऐसा गहरा बोझ था जिसे वही इंसान महसूस करता है जिसकी गैरत को अपनी भूल का एहसास हो जाए। रोहन सो गया तो ईशा उठी और बेडशीट ठीक करने लगी। वीर ने फाइल बंद की और उसे गहरी थकी हुई नज़र से देखा। ईशा, रोहन का दाखिला हो गया है और कल से वो स्कूल जाएगा। उसकी आवाज़ भारी और सपाट थी, न कोई विनती न कोई बनावट, बस एक सूचना। ईशा ने मुड़कर उसे देखा। उसकी आंखों में जमी बर्फ जैसे पिघलने से इनकार कर रही थी। मुझे पता है, मगर एक बात याद रखिए वीर सिंह, रोहन का खर्च आप उठाते हैं, उठाते रहें, क्योंकि वो आपका खून है। मगर मेरी जात पर आपका एक पैसा भी हराम है। मैं अपनी नौकरी जारी रखूंगा मैं अपनी नौकरी जारी रखूंगी और अपने खर्चे खुद उठाऊंगी। उसका लहजा दो टूक था, तेज, काटदार और अंतिम। वीर के जबड़े कस गए, कनपटी की रगें फड़क उठीं। वही पुराना वीर होता तो शायद आसमान सिर पर उठा लेता कि सिंह परिवार की बहू नौकरी करेगी। मगर ये एक नया वीर था जिसने 4 साल पहले इसी कमरे में अपने अहंकार को दफन कर दिया था। वो उठा और धीरे कदमों से चलकर ईशा के सामने आकर रुक गया। कद काठी का वही पुराना रौब था, मगर आंखों में अब सरकशी नहीं, गहरी थकी हुई उदासी थी। तुम सिंह बिला की बहू हो ईशा, और इस घर की मालकिन। तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करना मेरा एहसान नहीं, मेरा फ़र्ज है, और मैं अपने फ़र्ज से भागने वाला इंसान नहीं हूँ। तुम शौक से नौकरी करो, अगर इससे तुम्हें सुकून मिलता है।
मगर इसलिए नहीं कि तुम मेरी दौलत को हराम समझो, क्योंकि जिस शादी को तुमने निभाने से इनकार कर दिया वो बंधन आज भी कायम है, और जब तक ये सांस चल रही है तुम्हारी खुशियां मेरी जिम्मेदारी है। उसकी आवाज में बही दबदबा था, मगर शब्दों में ईशा के लिए खामोश सा सम्मान छुपा था। ईशा ने उसे तंज भरी नजरों से देखा। फर्ज? वो कड़वाहट से हंसी। कौन सा फर्ज वीर सिंह? वही जो आपने 4 साल पहले निभाया था, जब मुझे बदकिरदार कहकर घर से निकलने पर मजबूर कर दिया था। तब मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं थी, तब मैं आपकी इज्जत नहीं थी। आज आपको फर्ज इसलिए याद आ रहा है क्योंकि मैं आपके वारिस की माँ हूँ। अगर रोहन न होता तो शायद आप पलट कर भी न देखते कि ईशा जिंदा है या मर चुकी है। ईशा के शब्द नस्तर बनकर वीर सिंह के सीने में उतर गए। वो चाहता तो सफाई दे सकता था, कह सकता था कि उसने उसे 4 साल पागलों की तरह ढूंढा है, मगर वो चुप रहा, क्योंकि वो जानता था कि मुजरिम अदालत में सफाई नहीं देते, सिर्फ जुर्म कबूल करते हैं। उसने नजरें नहीं झुकाई बल्कि सीधा ईशा की आंखों में देखा। मैं तुम्हारे हर ताने, हर नफरत और हर गुस्से का हकदार हूँ ईशा। तुम मुझे सारी जिंदगी भी ये याद दिलाओगी तो मैं उफ तक नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो माफ़ी के काबिल नहीं। मगर मैं यहाँ तुम्हें ये यकीन दिलाने नहीं आया कि मैं अच्छा इंसान हूँ। मैं बस अपनी टूटी हुई इमारत को सहारा देने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वो वीर सिंह नहीं रहा जो अपने अहंकार के लिए रिश्ते कुर्बान कर देता था। अब मैं वो वीर सिंह हूँ जो रिश्तों के लिए अपने अपने अहंकार को कुर्बान करेगा। तुम मुझे माफ़ मत करना, बिल्कुल मत करना, मगर मुझे मेरे बेटे का बाप बनने से मत रोकना। ये कहकर वो मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया, और ईशा वहीं जमी खड़ी रह गई। उसका दिल चाह रहा था कि वो चीखे, चीजें तोड़े, मगर वो पत्थर की तरह साकित रही। वीर सिंह का ये सुकून भरा रवैया उसे और उलझा रहा था। वो लड़ता तो शायद ईशा को सुकून मिलता, मगर उसकी ये खामोश सहनशीलता ईशा के उस रक्षात्मक किले में दरारें डाल रही थी जिसे वो बेताबी से भरने की कोशिश कर रही थी। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर खामोशी का राज था। रोहन स्कूल जाने को लेकर बेहद उत्साहित था। कभी माँ को देखता तो कभी बाप को। वीर सिंह अखबार पढ़ रहा था, मगर उसका ध्यान ईशा पर था जो बस टोस्ट के किनारे तोड़ रही थी। वीर सिंह ने अखबार रखा और संजीदगी से कहा, ठीक से नाश्ता करो ईशा, तुम कमज़ोर हो गई हो, और रोहन को एक सेहतमंद माँ की ज़रूरत है, और मुझे भी वही पहले वाली ईशा चाहिए। उसका अंदाज हुक्म देने के साथ प्यार से भरा हुआ था, जैसे वो अब भी उसका पति हो। ईशा ने उसे गुस्से से घूरा। आप अपनी फिक्र करें, मेरी सेहत मेरा मसला है, और ये तो आप भूल जाएं कि मैं आपको पहले जैसी दिखूंगी। अगर आपकी ख्वाहिश न होती तो भले पहले जैसी बन जाती, लेकिन अब आपकी ख्वाहिश है तो फिर तो हरगिज भी पहले जैसी नहीं बनूंगी। वीर सिंह ने उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए मक्खन लगी स्लाइस उसकी प्लेट में रख दी। ये मसला अब मेरा है, और रही बात रोहन की, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो रोहन मुझसे सवाल करेगा, और मेरे पास पहले ही बहुत से सवालों के जवाब नहीं हैं। ईशा का हाथ थम गया। उसने वो स्लाइस खाई नहीं, मगर प्लेट से हटाई भी नहीं। ये एक ठंडी जंग थी जो हर पल जारी थी। रोहन को स्कूल छोड़ने के लिए वीर ने ड्राइवर को मना कर दिया था। वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा। ईशा पीछे बैठने लगी तो वीर सिंह ने उसे टोक दिया, आगे बैठो ईशा, रोहन के सामने ड्रामा मत करो। उसे ये महसूस मत होने दो कि उसके माँ बाप के बीच दूरी है। हमने तय किया था कि रोहन के लिए सब कुछ नॉर्मल रहेगा। वीर सिंह का लहजा सख्त नहीं था, मगर अटल था। ईशा को मजबूरन फ्रंट सीट पर बैठना पड़ा। रास्ते भर वीर सिंह ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा, मगर जब एक मोड़ पर गाड़ी को झटका लगा तो उसका हाथ अचानक ही ईशा के सामने आ गया, उसे डैशबोर्ड से टकराने से बचाने के लिए। अगर वो अपना हाथ आगे नहीं करता तो उसका सर यकीनन डैशबोर्ड से जाकर टकराता। ये एक सहज प्रतिक्रिया थी, वो परवाह जो खून में रची बसी होती है। सीट बेल्ट पहनो ईशा। गाड़ी साइड पर रोकता हुआ वो उसे सीट बेल्ट पहनने के लिए उसकी तरफ थोड़ा सा झुका था, और इतना करीब होने पर दोनों की धड़कनें एक पल के लिए तेज हुई थीं। वीर के होंठ जरा सी उसकी गर्दन को छू गए थे, और ईशा के पूरे वजूद में एक करंट सा दौड़ा था। वो इस आदमी के सामने कमज़ोर पड़ना नहीं चाहती थी। उसने अपने अंदर मचलते जज्बातों को शांत किया, खुद की हालत पर काबू पाया और गुस्से से तड़प उठी। वो जो उसके बेहद करीब झुका उसे सीट बेल्ट पहना रहा था, लेकिन ईशा ने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया। वीर सिंह ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया और स्टीयरिंग पर पकड़ मजबूत कर ली। चेहरे पर कोई भाव नहीं उभरा, मगर आंखों में एक साया जरूर लहराया। सॉरी, उसने धीरे से कहा।
माफ़ी इस बात की नहीं थी कि उसने उसे छुआ, बल्कि उस एहसास की थी कि जब उसका स्पर्श ईसा के लिए दर्द बन चुका था तो वो भला उसके करीब क्यों जाता था। स्कूल के बाहर बीर ने रोहन को गले लगाया और उसका माथा चूमा। जब ईशा रोहन को बाय कहकर मुड़ी तो अचानक ही उसका पांव मुड़ा। वो गिरने ही वाली थी कि वीर सिंह ने जल्दी से उसे बाजू से थाम लिया। वही पुरानी मजबूत लोहे जैसी पकड़। ईशा तड़प कर उसे देखने लगी। उसकी आंखों में वही 4 साल पुराना डर लौट आया। वही डर जब वीर सिंह उसे घसीटता हुआ ले गया था। वीर सिंह ने उस डर को पढ़ लिया था और उसने तुरंत अपनी पकड़ ढीली कर दी, उसे सीधा खड़ा किया और 2 कदम पीछे हट गया। उसने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए, जैसे सरेंडर कर रहा हो, जैसे कह रहा हो मैं अब वो वीर नहीं हूं, डरो मत। उस एक पल में इतना प्यार, इतनी विनम्रता थी कि ईशा की सांस गले में अटक गई। संभल कर चलो, वीर सिंह ने बेहद नरम आवाज में कहा। नजरें फेर लीं। ईशा बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठ गई। घर लौटने का सफर खामोशी से बीता, मगर ये खामोशी अब चीख रही थी। घर पहुंचकर ईशा अपने कमरे में चली गई। कमरे में बंद होकर वो पेंटिंग करती रही। अब यही उसका शौक था। शाम को जब वीर सिंह चाय का कप लेकर बरामदे में आया तो उसने देखा कि ईशा के कमरे का दरवाजा खुला है। वो कैनवास के सामने खड़ी थी और ब्रश चला रही थी। हर स्ट्रोक में जमी हुई पीड़ा, हर रंग में दबा हुआ तूफान। कैनवास पर गहरे काले और लाल रंग बिखरे हुए थे। ये रंग उसके भीतर उठते तूफान की सच्ची तस्वीर थे। वीर सिंह दरवाजे पर आकर रुक गया। वो अंदर नहीं आया, वहीं खड़े खड़े उसे देखता रहा। बहुत गहरे रंग है ईशा। उसकी आवाज़ पर ईशा चौंकी। नहीं जानती थी कि वो वहीं पर खड़ा है। मेरी जिंदगी की तरह, उसने ब्रश चलाते हुए जवाब दिया। और वीर सिंह के दिल पर जैसे एक घूंसा सा लगा। मैं जानता हूँ ईशा, मैंने तुम्हारी जिंदगी के कैनवास को काला कर दिया है, मगर ईशा, क्या काले रंग के ऊपर कोई और रंग नहीं चढ़ सकता? उसने सवाल किया और ईशा रुक गई, पलटी और ब्रश उसकी तरफ उठा दिया। चढ़ सकता है वीर सिंह, मगर दाग नहीं मिटते। आप पेंटिंग पर रंग तो फेर सकते हैं, मगर कैनवास पर पड़ी खरोंचों को भर नहीं सकते। आप मुझे ये सारी सुविधाएं देकर, ये प्यार दिखाकर, मेरे बच्चे का बाप बनकर मेरे दाग नहीं मिटा सकते। वीर सिंह ने गहरी सांस ली। वो जानता था बहस बेकार है और वो हल्के से मुस्कुरा दिया, एक टूटी हुई, एक थकी सी मुस्कान। मैं दाग मिटाने का दावा भी नहीं करता ईशा, मैं तो बस उन खरोंचों पर मरहम रखने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद किसी दिन मरहम असर कर जाए, और अगर ना भी करे तो मैं यहीं खड़ा हूँ, इसी दरवाजे के बाहर, तुम्हारे बुलाने के इंतजार में, चाहे पूरी जिंदगी ही क्यों ना बीत जाए। वो चाय का कप वहीं टेबल पर रखकर चला गया और ईशा उसे जाते हुए देखती रही। उसकी चाल में, उसकी पीठ में एक अजीब सी तन्हाई थी। वीर सिंह अकेला था, बेहद अकेला। और पहली बार ईशा को उसकी तन्हाई पर तरस नहीं, उसकी दृढ़ता पर हैरानी हुई। ये आदमी हार नहीं मान रहा था, न रो रहा था, न गिड़गिड़ा रहा था। वो बस एक चट्टान की तरह खड़ा था, हवाओं और तूफानों के सामने, इस यकीन पर अडिग कि मैं मुजरिम हूँ, मगर मैं ही रक्षक भी हूँ। रात को जब रोहन ने जिद की कि पापा ही कहानी सुनाएंगे, तो ईशा को मजबूरन वीर सिंह को बुलाना पड़ा। वीर सिंह आया और बेड के किनारे बैठा और रोहन को कहानी सुनाने लगा। एक राजा और एक रानी की कहानी, जिसमें वादे थे, पश्चाताप था और एक ऐसा प्यार जो टूट कर भी अपने बच्चे के लिए खड़ा रहता है। ईशा ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी बाल ब्रश कर रही थी, मगर उसके कान वीर सिंह की आवाज़ पर लगे थे। फिर क्या हुआ पापा? रोहन ने पूछा। फिर राजा ने रानी का दिल दुखाया बेटे, और फिर रानी नाराज होकर चली गई। राजा अकेला रह गया। उसके पास सब कुछ था, मगर फिर भी कुछ भी नहीं था। वीर सिंह की नज़रें आईने में ईशा की नज़रों से टकराईं। क्या रानी ने राजा को माफ़ कर दिया? रोहन ने मासूमियत से पूछा। कमरे में सन्नाटा छा गया। वीर सिंह ने नज़रें नहीं हटाईं। वो आईने के जरिए ईशा से ही मुखातिब था। राजा इंतजार कर रहा है बेटा। उसे पता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो जानता है कि रानी का गुस्सा जायज़ है, मगर वो ये भी जानता है अब उसकी मोहब्बत उसकी गलती से कहीं ज़्यादा बड़ी है। वो तब तक इंतजार करेगा जब तक रानी का दिल पिघल नहीं जाता। ईशा ने नज़रें झुका लीं। पता नहीं क्यों उसका दिल जोर से धड़क उठा। वीर सिंह का ये अंदाज, ये जज्बातों से भरी नज़रें, ये प्यार उसके लिए बिल्कुल नया था। वो उस वीर सिंह से लड़ सकती थी जो जालिम था, मगर इस वीर सिंह से कैसे लड़े जो अपनी तलवार फेंक कर सीना तान कर खड़ा हो गया था और कह रहा था, वार करो, मैं सह लूँगा। रोहन सो गया तो वीर सिंह उठा। उसने ईशा की ओर देखा। गुड नाइट ईशा, ये कहकर वो अपने कमरे की ओर बढ़ा। वीर सिंह, ईशा ने पुकारा तो वो रुक गया। रोहन की स्कूल फीस आपने जमा कर दी?
ईशा ने वो सवाल पूछ लिया जो वो पूछना नहीं चाहती थी। हाँ, उसने बिना मुड़े जवाब दिया। मैं आपको लौटा दूंगी। ईशा ने जिद की और वीर सिंह पलटा। चेहरे पर अजीब सी सख्ती और नरमी का मेल था। तुम मुझे नहीं लौटा सकती ईशा, न पैसे, न वो वक्त, न वो आंसू। इसलिए हिसाब बराबर करने की कोशिश मत करो। हम दोनों कर्जदार हैं, मैं तुम्हारे अतीत का और तुम मेरे वर्तमान की। इस कर्ज को ऐसे ही रहने दो। शायद यही एकमात्र वो चीज़ है जो हमें जोड़े हुए है। वो लाइट बंद करके अपने कमरे में चला गया। अंधेरे में ईशा की आंखें खुली थी और वो सोच रही थी, वीर सिंह सही कह रहा था। वो सचमुच एक ही जंजीर में बंधे थे, नफरत और मजबूरी की जंजीर में। मगर क्या ये जंजीर कभी वफा में बदल पाएगी? ये सवाल अब भी एक पहेली था। मगर एक बात तो तय थी, वीर सिंह अब भागने वाला नहीं था। वो वहीं था, उसका मुजरिम बनकर भी और उसका सबसे बड़ा रक्षक बनकर भी। सिंहबिला के दरो दीवार पर पसरी खामोशी अब धीरे धीरे टूटने लगी थी। मगर ये टूटना किसी खुशगवार बदलाव की आहट नहीं था, बल्कि आने वाले तूफान का संकेत था। हवेली के डाइनिंग हॉल में आज काफी रौनक थी। वीर के पापा अपनी व्हीलचेयर पर हेड ऑफ द टेबल मौजूद थे। चेहरे पर बुढ़ापा और बीमारी की लकीरें साफ दिख रही थीं, मगर आंखों में पछतावे और उम्मीद का मिला जुला साया ठहरा हुआ था। उनके दाईं ओर मीरा बैठी थी, जो आज अपने पति आजाद के साथ 2 दिनों के लिए रहने आई थी। ईशा के जाने के बाद वीर ने अहम को ढूंढ निकाला था। उसे उसके किए की भयानक सजा दी थी कि वो फिर कभी जिंदगी में दूसरी लड़कियों से खेलने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगा। और फिर एक बहुत अच्छे लड़के से मीरा की शादी कर दी थी। मीरा का पति आजाद, जिसे मीरा के बारे में एक भी बात छुपाई नहीं गई थी। आजाद ने हकीकत जानते हुए भी खुशी खुशी मीरा से शादी की थी, और वजह ये थी कि मीरा ने आजाद की बहन शीतल की जान और इज्जत बचाई थी, अपनी जान पर खेलकर। और अब आजाद और मीरा में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। मीरा अपने पति आजाद के साथ बहुत खुश रह रही थी। बाईं ओर वीर सिंह अपनी खास पुरवकार और संजीदा अवस्था में विराजमान था। ईशा रोहन को खाना खिला रही थी और उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे पर था। उसने जानबूझकर खुद को इस महफिल से काट रखा था, हालांकि जिस्मानी तौर पर वो वहीं मौजूद थी। ईशा बेटा, निकुंज जी की कांपती हुई आवाज उभरी तो ईशा ने चम्मच रोककर उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में गहरी विनती थी। मुझे पता है हम सब तुम्हारे मुजरिम हैं। मैं इस घर का बड़ा होने के बावजूद भी नाकाम रहा। मैंने अपनी बेटी के झूठ पर यकीन कर लिया और तुम्हारी सच्चाई को नहीं देखा। मगर अब मैं जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हूँ। क्या तुम इस बूढ़े को माफ़ नहीं करोगी? क्या मैं ये बोझ लेकर मर जाऊँ? निकुंज जी की आवाज़ भर्रा गई। मीरा की आंखों से भी आंसू बह निकले। वीर सिंह ने खाना छोड़ दिया। उसने ईशा की तरफ नहीं देखा, बस पानी का गिलास थामे उसे घूरता रहा। वो जानता था कि ईशा पर जज्बाती दबाव डालना गलत है, मगर ये भी जानता था कि उसके पिता के पास वक्त कम है। ईशा ने गहरी सांस ली, टिश्यू से रोहन का मुंह साफ किया और बेहद धीरे से बोली। लहजा ठहरा हुआ था, मगर उसमें वो धार थी जो कांच को भी चीर कर रख दे। अंकल जी, माफ़ करना भगवान का काम है और मैं तो इंसान हूँ, और वो भी ऐसी इंसान जिसकी आत्मा को इस घर की दीवारों ने निचोड़ दिया है। मैं आपसे नफरत नहीं करती, मैंने अपना मामला भगवान पर छोड़ दिया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं सब कुछ भूल कर पहले की तरह हंसने बोलने लगूं, तो ये मेरे बस में नहीं। शीशा जुड़ तो सकता है, मगर उसमें चेहरा साफ नहीं दिखता। मैं यहाँ हूँ आपके पोते की माँ बनकर, आपकी बहू बनकर। क्या ये काफ़ी नहीं? उसके 2 टूक जवाब ने मेज पर सन्नाटा उतार दिया। मीरा तड़प कर बोली, भाभी, भाई तो बदल गए हैं ना? देखिए, वो आपकी एक एक बात का ख्याल रखते हैं। उन्होंने अपने अहंकार को कुचल दिया है। क्या उनकी माफ़ी भी आपका दिल नहीं पिघला सकी? भले तुम मुझे माफ़ मत करो, क्योंकि तुम्हारी असली गुनहगार तो मैं हूँ, लेकिन कम से कम भाई को तो माफ़ कर दो। ईशा ने पहली बार वीर सिंह की तरफ देखा। वो खामोश बैठा था, चेहरे पर कोई शिकवा नहीं, सिर्फ स्वीकार और सजा थी। मीरा, वीर सिंह की बाहरी आवाज़ गूंजी। उसने बहन को हाथ के इशारे से रोक दिया। ईशा पर दबाव मत डालो, जख्म भरने में वक्त लगता है, और कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो भर तो जाते हैं, मगर सर्दियों में टीस देते हैं। ईशा का रवैया मेरा बोया हुआ बीज है, और मैं उस फसल को काटने से नहीं डरता। वो यहाँ बैठी है हमारे साथ, मेरे लिए यही बहुत है। वीर सिंह ने बात ख़त्म कर दी और उठकर खड़ा हुआ। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। रोहन, आओ बेटा, तुम्हें स्कूल ड्रॉप कर दूँ। उसने ईशा को कोई मौका नहीं दिया और कुछ कड़वा कहे।
वो ढाल बन गया था, अपने लिए भी और ईशा के लिए भी। वो नहीं चाहता था कि घर वाले ईशा को और कुरे दें। ईशा उसे जाते हुए देखती रही। इस आदमी की आदत अब उसे बेचैन करने लगी थी। वो उसके सामने सफाई देने की बजाय उसका वकील बन जाता। ये कौन सा तरीका था जंग लड़ने का? वो उससे लड़ना चाहती थी, मगर वो हथियार डालकर उससे जीत रहा था। दोपहर के वक्त ईशा अपने कमरे में थी कि उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। ईशा ने लापरवाही से कॉल उठा ली। हेलो। दूसरी तरफ से जो आवाज आई वो किसी भारी और खुरदरे लहजे वाले आदमी की थी। मिसेज वीर सिंह से बात हो रही है। ईशा के माथे पर बल पड़ गए। जी, आप कौन? मैं कौन हूँ ये बात अहम नहीं, अहम ये है कि आपका बेटा रोहन इस वक्त मेरे कब्जे में है। ईशा के हाथ से मोबाइल फिसलते फिसलते बचा। दिल उछलकर गले में अटक गया। ये क्या बकवास है? रोहन स्कूल में है। वीर सिंह उसे अभी कुछ देर पहले छोड़कर आए हैं। वो एकदम चीख पड़ी। दूसरी तरफ से घिनौनी हंसी गूंजी। वीर सिंह शेर हो सकता है, मगर स्कूल की सिक्योरिटी भी बिक जाती है मैडम। यकीन न हो तो स्कूल कॉल करके पूछ लो। मगर याद रखना, अगर आपने वीर सिंह को फ़ोन किया या पुलिस को बताया तो रोहन की लाश घर पहुंचेगी। और वैसे भी वीर सिंह के दुश्मन बहुत हैं। वो तो अपने दुश्मनों की लाशें गिराता रहा है। अब आज उसके बेटे की बारी है। कॉल कट गई और ईशा का दिमाग सुन्न हो गया। कांपते हाथों से उसने स्कूल का नंबर मिलाया। घंटी जाती रही। फिर किसी ने फ़ोन उठाया। हेलो, मेरा बेटा रोहन, क्लास G1। क्या वो क्लास में है? ईशा की सांसें उखड़ रही थीं। उधर कुछ पल की खामोशी के बाद प्रिंसिपल की घबराई हुई आवाज़ आई। मिसेस सिंह, हम आपको ही कॉल करने वाले थे। रोहन क्लास में नहीं है। गार्ड कह रहा है कि उसे अभी 10 मिनट पहले आपके ड्राइवर ने पिक किया है। क्या आपने गाड़ी भेजी थी? ईशा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। मोबाइल हाथ से छूटकर कालीन पर गिर पड़ा। उसका बेटा, उसकी पूरी दुनिया अगवा हो चुका था और अगवा करने वाले वीर सिंह के दुश्मन थे। वो दुश्मन जो उसके अतीत के खूनी हिसाबों का नतीजा थे। उसी पल मोबाइल फिर से बज उठा। वही नंबर। ईशा ने झपटकर फ़ोन उठा लिया। मेरे बच्चे को कुछ मत करना, भगवान के लिए मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? दौलत, पैसा, क्या चाहिए? वो बुरी तरह रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। हमें वीर सिंह की दौलत नहीं चाहिए, हमें वीर सिंह की तबाही चाहिए। और उसकी तबाही तुम हो ईशा बेबी। अगर बेटे को जिंदा देखना चाहती हो तो अगले आधे घंटे में पुराने शुगर मिल के गोदाम नंबर 4 में पहुंचो। अकेली आना। अगर वीर सिंह की गाड़ी या उसका कोई गार्ड दिखाई दिया तो रोहन के टुकड़े मिलेंगे। ईशा का दिल बंद होने लगा। बेआवाज आंसू गालों से बहने लगे। भले उसकी जान चली जाती, लेकिन अपने बेटे को वो कुछ नहीं होने देगी। ईशा अजीब सी कश्मकश में फंस गई थी। दिल चीख चीख कर कह रहा था कि वीर सिंह को बताए। वो रोहन का बाप है, ताकतवर है, वो अपने बेटे को बचा लेगा। मगर डर ने उसकी जबान जकड़ ली थी। किडनैपर ने साफ मना किया था वीर सिंह को बताने को। अगर उसको भनक भी लग गई तो वो रोहन को। इससे आगे तो वो कुछ सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन वीर सिंह के बिना मैं रोहन को बचा नहीं सकती। मुझे वीर को बताना पड़ेगा। उसने डायल पैड पर वीर सिंह का नंबर मिलाया। उंगली कॉल के बटन पर ठहरी हुई थी। वीर सिंह का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। वही शख्स जो अब उसका रक्षक बन चुका था। मगर तभी अपहरणकर्ता की धमकी गूंजी। वीर सिंह को बताया तो लाश मिलेगी। ईशा की ममता उसके भरोसे पर भारी पड़ गई। उसे लगा कि वीर सिंह के दुश्मन बेहद खतरनाक हैं। अगर वीर सिंह वहां पहुंचा तो गोलियां चलेंगी और उस आग में उसका रोहन मारा जाएगा। नहीं, मैं वीर सिंह को नहीं बता सकती। मैं खुद जाऊंगी। मैं माँ हूँ, मैं अपने बच्चे को बचा लूंगी। और ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वीर सिंह की ताकत और उसके संरक्षण पर भरोसा करने के बजाय उसने अपनी तन्हा उड़ान चुन ली। वही खाली जगह जो उन दोनों के बीच मौजूद थी, और दुश्मन ने उसी खाली जगह का फ़ायदा उठाया था। वो हड़बड़ाती हुई कमरे से बाहर निकली। बाहर हॉल में ही मीरा बैठी थी। उसे घबराया हुआ देखकर मीरा भी एक पल के लिए चौंकी थी। भाभी, आप ठीक तो है ना? और ये जल्दबाजी में कहाँ जा रही हैं? और ईशा ने मीरा को बताया कि वो अपनी एक दोस्त के यहाँ जा रही है, और फिर तेजी से घर से बाहर निकल गई। पीछे से मीरा उसे हैरानी से देखती रह गई। गेट के पास पहुंची तो ड्राइवर उसे देखकर फौरन उसके पास आया था। मैडम जी, आपको कहीं जाना है क्या? गाड़ी निकालूं? लेकिन उसने ड्राइवर को साथ नहीं लिया। नहीं, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, किसी को भी मेरे बाहर जाने के बारे में मत बताना। खासकर ये बात कि मैं टैक्सी से गई हूँ।
ड्राइवर हैरान हुआ, लेकिन उसे भी अपनी नौकरी प्यारी थी, इसलिए सर हिलाते हुए पीछे हट गया। ईशा बाहर सड़क से एक टैक्सी रोक कर उसमें बैठ गई। उसका पूरा वजूद कांप रहा था और आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो लगातार प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, वीर सिंह को खबर न हो और मैं रोहन को लेकर सुरक्षित घर लौट आऊं। दूसरी तरफ वीर सिंह अपने ऑफिस में मीटिंग में बिजी था, मगर उसका दिल अजीब तरह से घबराया हुआ था। एक अनजाना सा डर उसे जकड़ता जा रहा था। उसने मीटिंग रुकवाई और पानी का गिलास उठाया। क्या हुआ सर? उसकी सेक्रेटरी ने पूछा। कुछ नहीं, बस घुटन हो रही है। वीर सिंह ने टाई की नोट ढीली की। कुछ सोचते हुए उसने मोबाइल उठाया और घर कॉल किया। लैंडलाइन मीरा ने उठाया। मीरा, सब ठीक है ना? ईशा कहाँ है? वीर सिंह की आवाज़ में साफ बेचैनी थी। जी भाई, सब ठीक है। भाभी थोड़ी देर पहले किसी दोस्त के यहाँ गई हैं, लेकिन बहुत परेशान लग रही थी, शायद तबीयत ठीक नहीं थी। मीरा की बात सुनते ही वीर सिंह के माथे पर बल पड़ गए। दोस्त? ईशा के शहर में कोई दोस्त नहीं है मीरा। वो 4 साल बाद लौटी है और जहाँ तक मैं जानता हूँ ईशा की तुम्हारे अलावा किसी और से दोस्ती नहीं थी, और ये बात तो तुम्हें खुद भी मालूम होनी चाहिए। अब मीरा के दिमाग में भी क्लिक हुआ था। ईशा ने कभी किसी को अपना दोस्त नहीं बनाया था सिवाय मीरा के, और अब तो वो 4 साल बाद लौटी थी। अगर किसी से थोड़ी सी हाय हेलो भी होगी तो वो भी इन 4 सालों में ख़त्म हो गई होगी। एक पल के लिए मीरा का दिल भी घबराया था। उसकी आंखों के सामने ईशा का वो परेशान और रोया हुआ चेहरा घूमने लगा जब वो अपने कमरे से बाहर निकली थी। भाई, ईशा ठीक तो होगी ना? मीरा की घबराई हुई सी आवाज़ वीर को सुनाई दी, लेकिन वीर सुनने की हालत में कहाँ था। वीर सिंह के दिमाग में खतरे की घंटी और भी तेजी से बज उठी। उसने तुरंत वो ट्रैकिंग सिस्टम ऑन किया जो उसने ईशा की सुरक्षा के लिए उसके फ़ोन में चुपचाप इंस्टॉल करवाया था और जिसकी खबर ईशा को नहीं थी। लोकेशन देखते ही वीर सिंह का रंग उड़ गया। वो शहर से बाहर सुनसान एक औद्योगिक इलाके की थी, पुरानी शुगर मिल। वो यहाँ क्या कर रही थी? वीर सिंह को समझने में एक पल भी नहीं लगा कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। उसने फौरन सिक्योरिटी चीफ को कॉल किया। सारी गाड़ियाँ निकालो और शक्ति सेठ के अड्डे की तरफ चलो अभी। शक्ति सेठ, वो दुश्मन जिसका कारोबार वीर सिंह ने 4 साल पहले अपने अहंकार और गुस्से के उफान में तबाह कर दिया था, और शक्ति ने कसम खाई थी कि वो वीर सिंह को खून के आंसू रुलाएगा, और आज वो अपनी कसम पूरी कर रहा था। ऑफिस से निकलते हुए वीर सिंह शेर की तरह दहाड़ा, अगर मेरी बीबी या मेरे बेटे को एक खरोंच भी आई तो मैं पूरा शहर जला दूंगा। शक्ति, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने मेरे परिवार पर हाथ डालकर। वो अपनी गाड़ी में बैठा और एक्सीलेटर पर जोर से दबा दिया। उसका दिल डर से डूब रहा था, इसलिए नहीं कि वो शक्ति से डरता था, बल्कि इसलिए कि ईशा अकेली गई थी। उसने वीर सिंह पर भरोसा नहीं किया था। उसने उसे नहीं बताया था। क्यों ईशा, क्यों? तुमने मुझे इतना गैर क्यों समझ लिया? मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता था। तुमने मुझे एक मौका क्यों नहीं दिया? वीर सिंह की आंखों में बेबसी और गुस्सा दोनों उमड़ रहे थे। आज एक बार फिर उसे ईशा पर बेतहाशा गुस्सा आया था। वो जानता था कि ईशा जज्बात में बहकर खुद शेर के बिल्क में चली गई है। उधर जब ईशा पुरानी शुगर मिल पहुंची तो वहां सन्नाटा और दहशत का राज था। टैक्सी वाला उसे दूर से ही उतार गया था। वो भागती हुई अंदर गई। रोहन, रोहन। उसकी आवाज़ खाली गोदामों में गूंज उठी। अचानक चारों तरफ से हथियारबंद आदमी निकल आए और उसे चारों तरफ से घेर लिया। सामने से एक लंबे कद का खूनी आंखों वाला शख्स तालियां बजाता हुआ आगे आया। ये शक्ति सेठ था। वाह, क्या माँ है! अपने बच्चे के लिए मौत के मुंह में खुद अकेली चली आई, और बेवकूफ़ इतनी कि शेर की बीवी होकर भी बिल्ली की तरह अकेली चली आई। शक्ति ठाका मार कर हंसा। ईशा की नज़रें पागलों की तरह रोहन को ढूंढ रही थीं। मेरा बेटा कहाँ है? तुमने कहा था वो यहीं है। मुझे मेरा बेटा दे दो। वो शक्ति की तरफ बढ़ी, मगर 2 आदमियों ने उसके बाजू जकड़ लिए। छोड़ो मुझे! वो चीख पड़ी। शक्ति उसके करीब आया और उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। तो यही है वो कमजोरी जिसने वीर सिंह को मोम बना दिया। वैसे चीज तो बड़ी मस्त हो, पागल हो जाना तो नेचुरल है। कहते हुए वो कमीनगी से उसे सर से पैर तक गौर से देखने लगा। उसकी नज़रों में शैतानियत भरी हुई थी। ईशा को अपने वजूद पर चींटियां रेंगती महसूस हो रही थीं। सुना है आजकल वीर सिंह घर में बर्तन धोता है। सुल्तान ने तंज कसा। उसके आदमी ठाके लगाने लगे। तुम्हारा बेटा यहीं है, मगर वो तुम्हें तब मिलेगा जब वीर सिंह मेरे कदमों में आकर नाक रगड़ेगा। शक्ति ने इशारा किया।
एक तरफ से दरवाजा खुला और रोहन एक कुर्सी से बंधा हुआ दिखाई दिया। उसके मुंह पर टेप लगी थी और वो रो रहा था। उसकी आंखों में खौफ भरा हुआ था। रोहन, ईशा तड़प कर उसकी तरफ भागी, मगर शक्ति के आदमियों ने उसे कसकर पकड़े रखा। उसने झटपटाया, चीखी चिल्लाई, मगर वो अकेली औरत उन दरिंदों का मुकाबला नहीं कर सकती थी। और उसी पल उसे अपनी गलती का एहसास चीरता हुआ लगा। उसे वीर सिंह याद आया, उसका मजबूत वजूद, उसका वो वाक्य, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। मैं अकेली क्यों आई? मैंने वीर सिंह को क्यों नहीं बताया? हे भगवान, मुझे माफ़ कर दे। मैंने अपने अहंकार में अपने बच्चे की जान खतरे में डाल दी। ईशा फूट फूट कर रो पड़ी। शक्ति ने उसके बाल नोचकर उसे रोहन के सामने जमीन पर गिरा दिया। देख लो अपने बच्चे को, आखिरी बार देख लो, क्योंकि जब वीर सिंह आएगा तो यहाँ लाशों के सिवा कुछ नहीं बचेगा। ईशा ने रोहन की तरफ देखा। वो बंधा हुआ था। अपनी माँ को इस हाल में देखकर उसकी आंखें फैल गई थीं। ईशा घिसट कर उसके पास पहुंची और उसके पैरों से लिपट गई। डरो मत मेरे बच्चे, पापा आएंगे, वो हमें बचा लेंगे। वो बहुत बहादुर हैं, वो हमें कुछ नहीं होने देंगे। ईशा ने पहली बार रोहन को दिलासा देने के लिए वीर सिंह का नाम लिया, और ये नाम लेते ही उसके अंदर खुद एक अजीब सी ताकत भर गई। उसे पूरा यकीन था कि वीर सिंह आएगा, वो जरूर आएगा। वो उसे यूं नहीं छोड़ सकता था। उधर वीर सिंह की गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। उसके पीछे उसके गार्ड्स की गाड़ियां थीं। उसका चेहरा लाल था और आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। उसने गन लोड की और सीट पर रख दी। उसके दिमाग में बस एक ही तस्वीर थी, ईशा और रोहन की। शक्ति, तूने मेरी सबसे दुखती रग पर हाथ रखा है, मैं तेरी नस्लें मिटा दूंगा। वीर सिंह ने स्टीयरिंग व्हील पर मुक्का मारा। उसका दिल चीख चीख कर कह रहा था कि ईशा मुश्किल में है। वो महसूस कर सकता था कि वो उसे पुकार रही है। मैं आ रहा हूँ ईशा, बस थोड़ी देर और, हिम्मत मत हारना। जैसे ही वो फैक्ट्री के गेट पर पहुंचा, वहां अजीब सी खामोशी थी। गार्ड्स ने गेट तोड़ दिया। गाड़ियां अंदर घुस गईं और गोलियों की बौछार शुरू हो गई। शक्ति के आदमी पहले ही मोर्चा संभाले हुए थे। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका कांप उठा। वीर सिंह ने गाड़ी रोकी और फुर्ती से बाहर निकला। उसने आड़ लेकर एक फायर किया और 2 आदमियों को ढेर कर दिया। वो किसी एक्शन हीरो की तरह आगे बढ़ रहा था। उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी। वो मौत के कुएं में कूद चुका था। फायरिंग की आवाज सुनते ही शक्ति मुस्कुरा उठा। लो, आ गया तुम्हारा रक्षक, लेकिन अब वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। उसने ईशा को बालों से पकड़कर खड़ा कर दिया और उसके सिर पर, चलो अपने पति का आखिरी दीदार कर लो। वो उसे घसीटता हुआ बाहर गैलरी की तरफ ले गया, जहां से नीचे का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। नीचे ग्राउंड में वीर सिंह था, जो दुश्मनों को एक एक करके चुन चुनकर मार रहा था। उसकी नजर ऊपर उठी और उसने देखा शक्ति ने ईशा के सिर पर बंदूक रखी थी। वीर सिंह का हाथ वहीं थम गया। उसकी सांसें रुक गईं। ईशा की हालत बदतर थी। उसका दुपट्टा उतर चुका था, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर खौफ जमा हुआ था। मगर जैसे ही उसकी नज़र वीर सिंह से मिली, उसकी आंखों में उम्मीद की एक तेज लौ जल उठी थी। वीर सिंह ने बंदूक नीचे रख दी और अपना हाथ ऊपर हवा में उठा दिया। शक्ति, उसकी आवाज गरजी, उसे छोड़ दो, तेरा दुश्मन मैं हूं, मुझसे बात कर। और शक्ति जोर से हंसा। नीचे फेंक दे अपनी बंदूक वीर सिंह, वरना इस खूबसूरत चेहरे पर ऐसा हाल करूंगा कि तू पहचान भी नहीं पाएगा। वीर सिंह ने एक पल भी बर्बाद किए बिना अपनी गन जमीन पर फेंक दी। मैं निहत्था हूं शक्ति, अब उसे छोड़ दे। लेकिन ईशा चीख पड़ी, नहीं वीर सिंह, मत फेंकिए, ये आपको मार देगा। रोहन, रोहन अंदर है, उसे बचा लीजिए। वीर सिंह की नजरें ईशा पर जमी थीं। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही पैगाम था, तुम घबराओ मत। शक्ति ने इशारा किया और उसके आदमियों ने वीर सिंह को चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने उसे पकड़ लिया और बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। लाठियों और घूंसों की बरसात होने लगी। वीर सिंह ने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि ईशा के सर पर बंदूक तनी थी। ये मंजर देखकर ईशा पागल हो रही थी। वो आदमी जो कभी किसी के सामने नहीं झुका था, आज उसकी खातिर कुत्तों की तरह पिट रहा था। उसका रुतबा, उसकी आन, उसकी शान, सब उसके कदमों में बिखर चुके थे। वीर सिंह के चेहरे से खून बह रहा था, मगर उसकी नजरें सिर्फ ईशा पर थीं, जैसे वो उसे टूटने नहीं देना चाहता हो। बस करो, भगवान के लिए बस करो। ईशा चीख रही थी, रो रही थी, मुझे मार दो, लेकिन उसे छोड़ दो। शक्ति को इस मंजर से अजीब सी तसल्ली मिल रही थी। देखा वीर सिंह, मोहब्बत इंसान को कितना कमजोर बना देती है। आज तू मेरे पैरों में है और तेरी ये बीबी अपनी आंखों से देख रही है कि तू कितना बेबस है।
वीर सिंह ने खून थूकते हुए सिर उठाया। उसकी आंखें सूज चुकी थीं, मगर उनमें अब भी वही चमक जिंदा थी। मोहब्बत कमजोर नहीं करती शक्ति। मोहब्बत वो ताकत है जो इंसान को मौत से लड़ना सिखाती है। तू मुझे मार सकता है मगर हरा नहीं सकता, क्योंकि आज मेरी बीवी की आंखों में मेरे लिए नफरत नहीं, फिक्र है, और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। वीर सिंह के इस एक जुमले ने ईशा के दिल को जैसे चीर कर रख दिया था। उसी पल उस खूनी मंजर के बीच ईशा के दिल से नफरत की वो आखिरी दीवार भी ढह गई। उसे समझ आ गया कि आदमी सिर्फ उसका मुजरिम नहीं, उसका सबसे बड़ा रक्षक भी है, और आज अगर इसे कुछ हो गया तो वो खुद भी जिंदा नहीं रह पाएगी। यह एहसास इतना तीखा था कि उसने अपनी जान की परवाह किए बिना शक्ति को जोर से धक्का दे दिया। शक्ति का संतुलन बिगड़ गया, बंदूक का रुख बदल गया। एक फायर हुआ और गोली की गूंज के साथ ही एक चीख फिजा को चीर गई। वो गोली किसी और को नहीं बल्कि ईशा को लगी। वही ईशा जो वीर सिंह को बचाने के लिए ढाल बनकर एकदम सामने आ गई थी। शक्ति ने निशाना वीर सिंह के सीने पर सोचा था, मगर ईशा बीच में आकर उस मौत को अपने सीने से लगा गई। सफेद कमीज पर खून का लाल फूल तेजी से फैलने लगा। ईशा का शरीर हवा में लहराया और वो किसी कटी पतंग की तरह जमीन की ओर गिर पड़ी। ईशा! वीर सिंह की चीख ने जमीन आसमान हिला दिए। ये किसी इंसान की नहीं बल्कि उस जख्मी शेर की दहाड़ थी जिसकी रगे जां काट दी गई हो। उस मंजर ने वीर सिंह के भीतर के सारे बांध तोड़ दिए। वो खुद जख्मी था, निढाल था, मगर ईशा को गिरते देख उसके अंदर ऐसी शैतानी ताकत जागी जिसने उसे तूफानी बना दिया। एक ही झटके में उसने पास खड़े दोनों आदमियों को गिरा दिया और शक्ति की तरफ टूट पड़ा। शक्ति दूसरी गोली चलाने ही वाला था कि वीर सिंह कहर बनकर उस पर टूट पड़ा। उसने उसका हाथ मरोड़कर बंदूक दूर फेंक दी और उसके चेहरे पर मुक्कों की बरसात कर दी। हर मुक्का उसके गजब का ऐलान था। तूने उसे मारा, तूने मेरी जिंदगी को हाथ लगाया। वीर सिंह दहाड़ रहा था। शक्ति अधमरा हो चुका था। उसी पल पुलिस और वीर सिंह के गार्ड्स ऊपर पहुंच चुके थे। उन्होंने शक्ति और उसके आदमियों को दबोच लिया, मगर वीर सिंह को अब शक्ति से कोई सरोकार नहीं था। वो दीवाना सा होता ईशा की तरफ भागा था, जो खून में लथपथ जमीन पर पड़ी हुई थी। वीर सिंह ने कांपते हाथों से ईशा का सिर अपनी गोद में रखा। ईशा, आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। देखो मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। प्लीज प्लीज मत जाओ मुझे छोड़कर। वीर सिंह का पूरा वजूद थरथरा रहा था। उसके आंसू ईशा के चेहरे पर गिरकर उसके खून में घुल रहे थे। ईशा ने धीमे से आंखें खोली। होंठों पर थकी हुई मुस्कान थी। उसने मुश्किल से हाथ उठाया और वीर सिंह के जख्मी गाल को छुआ। आप ठीक है ना? उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि मुश्किल से सुनाई दी। मैं ठीक हूँ मेरी जान। तुमने ये क्यों किया? तुम पागल हो? बीच में क्यों आई? वीर सिंह रो रहा था, बच्चों की तरह बिलख रहा था। क्योंकि मैं रोहन को अनाथ नहीं देख सकती थी और खुद को विधवा। इतना कहते ही ईशा का हाथ ढलक गया और उसकी आंखें बंद हो गईं। ईशा! वीर सिंह की आवाज़ जैसे गूंज उठी थी। गाड़ी निकालो, अस्पताल चलो, जल्दी। उसने ईशा को बाहों में उठाया और सीढ़ियां लांघता हुआ नीचे भागा। उसे अपने जख्मों का होश नहीं था। उसे ये भी याद नहीं था कि रोहन कहाँ है, जिसे गार्ड्स ने सुरक्षित छुड़ा लिया था। उसकी पूरी दुनिया बस यही वजूद था जो उसकी बाहों में टूटता जा रहा था। अस्पताल के कॉरिडोर में मौत की सी खामोशी पसरी हुई थी। ईशा को ऑपरेशन थिएटर में गए 2 घंटे हो चुके थे। वीर सिंह थिएटर के दरवाजे के बाहर जमीन पर बैठा था। कपड़े खून से भीगे हुए थे, हाथ और चेहरा जख्मी था, मगर वो किसी पत्थर की तरह जड़ बना बैठा था। मीरा और निकुंज सिंह भी पहुंच चुके थे। वो रो रहे थे, दुआएं मांग रहे थे, मगर वीर सिंह की आंखों में आंसू सूख चुके थे। वो बस उस लाल बत्ती को घूरे जा रहा था। डॉक्टर बाहर निकला। उसके चेहरे पर गहरी परेशानी थी। वीर सिंह झटके से उठा और डॉक्टर का कॉलर पकड़ लिया। मेरी पत्नी कैसी है? बोलिए, वो ठीक तो है ना? डॉक्टर ने घबराकर उसे पीछे किया। मिस्टर सिंह, खुद को संभालिए। गोली दिल के बहुत करीब लगी है। बहुत ज़्यादा खून बह चुका है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालत बेहद नाजुक है। अगले 24 घंटे बहुत अहम है। बस दुआ कीजिए। डॉक्टर वापस अंदर चला गया और ये शब्द वीर सिंह के लिए जैसे मौत का ऐलान थे। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। नाजुक है? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो धीरे से बड़बड़ाया। फिर लड़खड़ाते कदमों से वो अस्पताल के मंदिर की तरफ गया। मंदिर खाली था। वो अंदर गया और वहीं जमीन पर गिर पड़ा। वो वीर सिंह जिसने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया था,
आज अपने भगवान के सामने उनके चरणों में गिर चुका था। हे भगवान, हे पूरी दुनिया के रचयिता, दया कर। वो फूट फूट कर रो पड़ा। मुझसे मेरा सब कुछ छीन ले, मेरी जान ले ले, मेरी दौलत, मेरा रुतबा, मेरा घमंड सब ले ले, मगर मेरी ईशा को बचा ले। मैंने अभी तो उसे पाया था, मैंने अभी तो उसकी आंखों में अपने लिए फिक्र देखी थी। तू उसे मुझसे छीन नहीं सकता। ये इंसाफ नहीं है भगवान। मैं माफ़ी मांगता हूँ, हर गुनाह की माफ़ी मांगता हूँ। बस मेरी ईशा मुझे लौटा दे। मैं वादा करता हूँ उसे पलकों पर बिठा कर रखूँगा। मैं उसके बिना मर जाऊँगा। मुझे और मत आजमा। मैं थक गया हूँ भगवान, बहुत थक गया हूँ। उसकी गिड़गिड़ाहट में इतना दर्द भरा था कि पत्थर भी पिघल जाए। ये गुनहगार की अपने भगवान से वो फरियाद थी जो आसमान को हिला देती है। ये पछतावे की वो हद थी जहाँ इंसान अपनी पूरी जात मिटा देता है। उसी पल ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर बाहर आया और मीरा की तरफ देखकर बोला, बधाई हो, चमत्कार हो गया। खून रुक गया है और नब्ज वापस आ रही है। वो खतरे से बाहर हैं। जब वीर सिंह ने भगवान के चरणों से सिर उठाया तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके सीने से कोई पहाड़ हट गया हो। दिल में एक अजीब सा सुकून उतर रहा था। मीरा दौड़ती हुई मंदिर में आई। भाई, भाभी बच गई हैं। भगवान ने आपकी सुन ली, वो खतरे से बाहर हैं। वीर सिंह ने भगवान जी की तरफ देखा। आंखों से धन्यवाद के आंसू बह निकले। वो फिर से भगवान के चरणों में गिर पड़ा। तेरा लाख लाख धन्यवाद है मेरे भगवान। 3 दिन के बाद ईशा को होश आया था। उसने उसने अपनी आंखें खोली तो खुद को प्राइवेट वार्ड में पाया। कमरे में मंद मंद रोशनी थी। उसे अपने सीने में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। उसने गर्दन मोड़ी और देखा कि उसके बेड के पास कुर्सी पर वीर सिंह बैठा था। उसने ईशा का हाथ अपने दोनों हाथों में थाम रखा था और सिर बेड के किनारे टिकाए सो रहा था। उसके चेहरे पर बड़ी हुई शेब आंखों के नीचे गहरे घेरे और बिखरे बाल बता रहे थे कि वो पिछले 3 दिनों से अपनी जगह से नहीं हिला। ईशा ने अपनी उंगलियों में उसके स्पर्श को महसूस किया। ये पकड़ मजबूत थी मगर नरम थी, जैसे वो उसे खोने से डर रहा हो। ईशा की आंखों में वो दृश्य घूम गया जब वीर सिंह उसकी खातिर पिट रहा था, जब उसने कहा था प्यार कमजोर नहीं करता। ईशा के होठों पर मुस्कान आ गई, एक पूरी और संतुष्टि भरी मुस्कान। उसने धीरे से वीर सिंह के बालों में उंगलियां चलाईं। वीर सिंह तुरंत हड़बड़ाकर उठा। ईशा, उसने ईशा की खुली आंखें देखी तो उसका चेहरा खिल उठा। तुम होश में हो? दर्द तो नहीं हो रहा? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? वो घबरा गया। ईशा ने उसके हाथ पर दबाव डालकर उसे रोका। मैं ठीक हूँ वीर, बल्कि बहुत सुकून में हूँ, तुम परेशान मत हो। उसने पहली बार आपके बजाय तुम कहा और सिर्फ वीर कहा। वीर सिंह के लिए ये शब्द दुनिया का सबसे प्यारा संगीत था। वो वहीं उसके करीब बैठ गया और उसका हाथ अपने गाल से लगा लिया। उसकी आंखों में फिर से आंसू चमकने लगे। तुमने मुझे मार ही डाला था ईशा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी खुद को ख़त्म कर लेता। वीर सिंह की आवाज़ भर गई। ईशा ने प्यार से उसके आंसुओं को पूछा, कैसे हो जाता? मुझे कुछ? जब मेरा रक्षक मेरे लिए रो रहा था तो मौत कैसे आ सकती थी मुझे? वीर सिंह हैरानी से उसे देखने लगा। तुम्हें कैसे पता? ईशा मुस्कुराई। आत्मा का रिश्ता शारीरिक खोज का मोहताज नहीं होता वीर। मैंने सुना था, तुम्हारी हर दुआ, हर प्रार्थना, तुम्हारी हर चीख सुनी थी और उसी आवाज़ ने मुझे वापस बुलाया है। वीर सिंह ने झुककर उसके माथे पर अपने नरम होठों का स्पर्श रख दिया। ये स्पर्श काम वासना से मुक्त था। ये सम्मान और श्रद्धा का स्पर्श था। शुक्र है तुम वापस आ गई। अब मैं तुम्हें खुद से एक पल भी दूर नहीं करूँगा। वो दीवार जो तुमने खड़ी की थी ना, अब वो गिर गई है ना? और ईशा ने हाँ में सर हिला दिया। वो दीवार तो उसी गोली के साथ टूट गई वीर, और अब बीच में कुछ नहीं, सिर्फ हम हैं। ईशा बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। वो ज़्यादातर ईशा के साथ उसके कमरे में ही रहता था। ईशा के सोने के बाद अपने कमरे में चला जाता, लेकिन उस रात जब वो कुछ देर ईशा के साथ बैठने के बाद अपने कमरे में जाने लगा तो ईशा ने उसका हाथ पकड़ लिया और वीर के होंठों पर एक मुस्कान तैर गई। वो कब से इस पल का इंतजार कर रहा था जब ईशा उसे उसका हाथ पकड़कर रोक ले। उसने ईशा को अपनी बाहों में समेट लिया और अपनी मोहब्बत उस पर लुटाने लगा। वो प्यासा था, बहुत प्यासा, और ये प्यास उसे सिर्फ और सिर्फ ईशा के वजूद से बुझानी थी। वो डूबता चला गया, हर चीज़ से बेखबर होता। ईशा ने भी खुद को उसकी बाहों में ढीला छोड़ दिया। पहले भी वीर ने उसके साथ रिश्ता बनाया था, लेकिन बहुत बेदर्दी से, और आज उसके वजूद को ऐसे छू रहा था जैसे वो कोई नाजुक सा फूल हो। वो बहुत प्यार से उस पर झुका था, उसके होठों को, उसकी गर्दन को, फिर उसकी नरम धड़कनों को छूता। वो ईशा को मदहोश कर गया
और आज पहली बार ईशा ने उसके स्पर्श को दिल से महसूस किया था। मदहोश होती हुई वो उसका साथ देने लगी तो वीर और भी जज्बातों से चूर हुआ था। उनके बीच हर गलतफहमी की दीवार मिट चुकी थी और दिल से उन्होंने अपने रिश्ते की दोबारा से शुरुआत की थी। 6 महीने के बाद सिंगबिला की छत पर बनी खूबसूरत टेरेस गार्डन में चांदनी रात का जादू छाया हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी और फिजा में रात की रानी की खुशबू बसी हुई थी। ईशा रेलिंग के साथ खड़ी शहर की रोशनियों को देख रही थी। वो अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी और उसके चेहरे पर वही पुरानी रौनक और ताजगी लौट आई थी, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा, क्योंकि अब उसकी ज़िंदगी में शांति थी। वीर सिंह पीछे से आया और उसके कंधों पर अपनी शाल डाल दी। ईशा ने मुड़कर देखा। वीर सिंह सफ़ेद शर्ट में हमेशा की तरह खूबसूरत और शानदार लग रहा था। उसने ईशा को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। सर्दी लग जाएगी, डॉक्टर ने सावधानी बरतने को कहा है। वीर सिंह ने नरमी से कहा। ईशा उसके सीने से टेक लगाकर खड़ी हो गई। जब तुम साथ हो तो सर्दी का क्या डर? वीर सिंह मुस्कुराया और उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया। और जब तुम साथ हो तो मुझे दुनिया के किसी तूफान का डर नहीं। जानती हो ईशा, इन 6 महीनों में मैंने क्या सीखा? क्या? ईशा ने उसकी आंखों में देखा। वीर सिंह ने उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरा। मैंने सीखा कि वफा की जंजीर लोहे की नहीं होती, ये भरोसा और बलिदान की होती है। मैंने तुम्हें 4 साल कैद रखकर नहीं पाया, मैंने तुम्हें आज़ाद करके और तुम्हारे लिए फना होकर पाया है। ईशा की आंखें छलक पड़ी। और मैंने सीखा कि माफ़ कर देना बदला लेने से ज़्यादा सुकून देता है वीर। तुम मेरे अपराधी भी थे और मेरे मसीहा भी, लेकिन अब तुम केवल मेरे हो। वीर सिंह ने अपनी जेब से एक मखमली डिब्बा निकाला और उसे खोला। उसमें वही अंगूठी थी जो ईशा ने घर छोड़ते समय उतारी थी, मगर अब उसके साथ एक और अंगूठी भी थी जिसमें हीरे जड़े थे। ये पुरानी अंगूठी उस समझौते की थी जो ज़बरदस्ती किया गया था, और ये नई अंगूठी उस मोहब्बत की जो हमने आग में जलकर हासिल की है। क्या मिसेज ईशा वीर सिंह की नई शुरुआत स्वीकार करेगी? वीर सिंह ने शरारत और मोहब्बत से पूछा तो ईशा हंस पड़ी, एक खनकती हुई हंसी जो सिंह विला में बरसों के बाद गूंज रही थी। उसने बड़े ही प्यार से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। स्वीकार है। वीर सिंह ने अंगूठी उसकी उंगली में पहनाई और उसका हाथ चूम लिया। चांद बादलों की ओर से निकलकर उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। नफरत की राख से जो मोहब्बत का फूल खिला था वो अब कभी मुरझाने वाला नहीं था, क्योंकि उसकी सिंचाई आंसुओं और खून से हुई थी। सिंहबिला में अब शमशान जैसी खामोशी नहीं, बल्कि वहाँ एक नई जिंदगी, एक नई पीढ़ी और एक अमर मोहब्बत की दास्तान शुरू हो चुकी थी। समय पर लगाकर उड़ा। उनके रिश्ते में स्थिरता को 6 महीने बीत गए। सिंहबिला अब वास्तव में हंसता बसता घर बन चुका था, जहाँ रोहन की शरारतें और वीर सिंह की ममता गूंज रही थी। रात का समय था। वीर सिंह ऑफिस से थका हारा वापस आया तो कमरे में दाखिल होते ही उसे एक अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। ईशा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी, मगर आज उसने बालों में गुलाब का फूल लगाया था और चेहरे पर एक शरारती सी मुस्कान थी जो वीर सिंह को कुछ अलग सी लगी। वीर सिंह ने अपनी घड़ी खोलकर साइड टेबल पर रखी और उसके करीब आया। खैरियत तो है ना? जाने वीर सिंह, आज ये खास तैयारी और ये रहस्यमयी मुस्कान। लगता है रोहन ने फिर कोई नुकसान किया है और उसकी सिफारिश होने वाली है। वीर सिंह ने वहें उठाकर पूरी शरारत से पूछा था। तो ईशा उसकी ओर मुड़ी और उसकी कोट का बटन खोलते हुए शरारत से बोली, हर समय आपको रोहन की शरारतें ही क्यों याद आती हैं? और वैसे भी अब रोहन को सिफारिश की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपको पड़ने वाली है। वीर सिंह उसकी बात पर चौंका। मुझे? मैंने क्या किया है? ईशा ने एक छोटा सा लिफाफा वीर सिंह के हाथ में थमाया। ये खुद पढ़ लें और फिर फैसला करें कि आपको खुश होना चाहिए या घबराना चाहिए। वीर सिंह ने हैरानी से वो लिफाफा खोला। अंदर एक मेडिकल रिपोर्ट थी। उसने जल्दी से उस पर नज़र दौड़ाई। एक पल के लिए तो उसे कुछ भी समझ नहीं आया। फिर शब्द उसके दिमाग में गूंजे, पॉजिटिव, और वीर सिंह का हाथ रुक गया। वीर सिंह ने हैरत से और अपार खुशी के बीच ईशा को देखा। ईशा, ये सच है? हम फिर से? उसकी आवाज़ में जो खुशी थी वो देखने लायक थी। ईशा ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। जी मिस्टर वीर सिंह, रोहन को कंपनी मिलने वाली है। घर में एक नया मेहमान आने वाला है। वीर सिंह ने रिपोर्ट वहीं छोड़ी और पागलों की जैसी खुशी के साथ ईशा को जमीन से अपनी बाहों में उठा लिया और गोल गोल घुमाया। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन खबर है ईशा। अरे अरे उतारो, मुझे चक्कर आ रहे हैं, ईशा हंसते हुए चिल्लाई। तो वीर सिंह ने तुरंत उसे सावधानी से नीचे उतार दिया और सोफे पर बड़े ही प्यार से बिठाया। उसके चेहरे पर फिक्रमंदी छा गई। ओह सॉरी ईशा,
मुझे ध्यान रखना चाहिए था। अब तुम बिल्कुल नहीं उठोगी, न घर का काम करोगी, न सीढ़ियाँ चढ़ोगी। पानी भी पीना हो तो मुझे या नौकर को आवाज़ दोगी, समझी? ईशा ने माथे पर हाथ मारा। शुरू हो गई आपकी वही पुरानी अमरवादी आदतें। मैं उम्मीद से हूँ वीर, बीमार नहीं हूँ। सामान्य जिंदगी जीने दो मुझे। बिल्कुल नहीं, वीर सिंह ने कड़ाई से कहा। पहली बार मैं तुम्हारे पास नहीं था, मैंने वो कीमती समय खो दिया, मगर इस बार मैं तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखूंगा। मैं कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। और ध्यान से सुनो, इस बार मुझे बेटी चाहिए। वीर सिंह ने उसके पेट पर हाथ रखते हुए अपनी इच्छा जताई। ईशा ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, मुझे बेटा चाहिए, रोहन जैसा एक और शरारती। हरगिज नहीं, वीर सिंह ने बच्चों की तरह जिद की। घर में पहले ही 2 मर्द हैं, अब यहाँ एक छोटी सी राजकुमारी आनी चाहिए जो बिल्कुल तुम्हारी तरह हो। यही आंखें, यही मासूमियत। मगर वो एक पल के लिए रुका, शरारत से मुस्कुराया। उसकी बोली शहद के जैसी मीठी होनी चाहिए, तुम्हारे जैसी जहरीली नहीं। और हाँ, अगर मेरी बेटी मुझसे डरने वाली नहीं होनी चाहिए। ईशा ने उसे गुस्से से घूरा और तकिया उठाकर उसे मारा। अच्छा जी, तो अब मेरी भाषा आपको तेज लगने लगी, जहर जैसी लगने लगी? याद है 4 साल पहले कैसे मैं चुप रहती थी? अब तो मैं बोलूंगी, और मेरा आने वाला बेटा भी आपका दिमाग खाएगा। वीर सिंह ने हंसते हुए तकिया पकड़ लिया और ईशा का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब समेट लिया। उसकी आंखों में बेपनाह मोहब्बत थी। बोलती रहो ईशा, तुम्हारा बोलना, लड़ना, ये झगड़ना, ये सब मेरे लिए जीवन है। अगर बेटा हुआ तो उसे तुम्हारी तरह बहादुर बनाऊंगा, और अगर बेटी हुई तो उसे बताऊंगा कि उसकी माँ दुनिया की सबसे महान औरत है, जिसने एक टूटे हुए इंसान को जोड़कर फिर से पूरा कर दिया। ईशा की आंखें नम हो गईं। उसने अपना सिर वीर सिंह के कंधे पर रख दिया। और मैं भी उसे बताऊंगी कि उसके पिता जैसा रक्षक पूरी दुनिया में कोई नहीं, जो अपनी मोहब्बत की रक्षा करना जानता है। कमरे में दोनों की हंसी और मोहब्बत की सरगोशियां गूंज रही थीं। विश्वास की आखिरी कड़ी भी जुड़ चुकी थी, और ये कड़ी सबसे मजबूत थी, क्योंकि ये उम्मीद और नई जिंदगी की कड़ी थी। तो दोस्तों, ये नॉवल आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसे ही और रोमांटिक नॉवेल्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते दोस्तों अगले किसी नए और रोमांटिक से नॉवल के साथ।